परम आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नैवेद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लघु पाराशरी के श्लोकों के वाचन की श्रृंखला में आज हम श्लोक क्रमांक 14 के विषय में चर्चा करते हैं। लघु पाराशरी जो कि कुंडलियों के प्रिडिक्शन में इनके सूत्र बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन हर एक एस्ट्रोलॉजर को ये सभी 42 सूत्रों का कंठस्थ होना चाहिए, तो जो प्रिडिक्शन होती है बड़ी एक्यूरेट होती है। आज हम 14 नंबर श्लोक का वाचन करते हैं। 14 नंबर श्लोक का मूल जो भावार्थ है, जो अर्थ है, वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का आपस में संबंध हो और अन्य जो भावेश होते हैं वह उसमें शामिल न हो तो वो शुभ फल देते हैं। अब यही मूल इसका इस श्लोक जो बोल रहा है वो यही है। तो अब इसका मैं बतलाता हूँ आपको। इस श्लोक में कहा गया है कि केंद्र जो होते हैं, केंद्र चौथा, सातवां, 10वां और त्रिकोण होता है पहला, 5वां और 9वां। इन भावों के स्वामियों का परस्पर संबंध विशेष शुभ फलदायक होता है। यदि इनका संबंध किसी अन्य भावेश से न हो तो, अर्थात विशेष फलदायक के लिए निम्न शर्तें पूर्ण होना चाहिए। केंद्रेश और त्रिकोणेश का परस्पर संबंध हो और केंद्रेश और त्रिकोणेश का किसी अन्य भावेश के साथ संबंध न हो। यदि केवल पहली शर्त पूरी हो जाती तो सामान्य शुभ फल होंगे। इसकी विवेचना अगले श्लोक में इसी में की गई है। निम्न केंद्र और त्रिकोण स्वामियों के परस्पर संबंध संभव है। चतुर्थेश लग्नेश, चतुर्थेश पंचमेश, चतुर्थेश नवमेश, सप्तमेश लग्नेश, सप्तमेश पंचमेश, सप्तमेश नवमेश, दशमेश लग्नेश, दशमेश पंचमेश, दशमेश नवमेश, कुल 9 संबंध बन सकते हैं केंद्र और त्रिकोण से संबंधित। दशमेश सर्वाधिक सशक्त केंद्र भावेश है, इसलिए लग्नेश और दशमेश और पंचमेश और दशमेश के परस्पर संबंध से बनने वाले योगों के लिए अगला श्लोक 17 में कहा गया है। इसी प्रकार सभी त्रिकोण भावेशों में से नवमेश सर्वाधिक सशक्त भावेश है, इसलिए नवमेश और दशमेश के परस्पर संबंध को विशेष महत्व देते हुए श्लोक 15 अगला कहा गया है। शेष 6 योग इस श्लोक के अंतर्गत परिभाषित है। अब जो किस तरह से संबंध बनते हैं, तो पहला तो राशि परिवर्तन। अब हम जैसे इंदिरा जी की कुंडली में 3 राशि परिवर्तन योग है, जिसमें लग्नेश सप्तमेश का भी राशि परिवर्तन है। फिर युति संबंध, 2 ग्रह एक ही भाव में स्थित हो, जैसे पंचमेश दशमेश। परस्पर दृष्टि संबंध, इंदिरा जी की कुंडली में जिसमें लग्नेश चंद्र और सप्तमेश शनि का दृष्टि संबंध है। अन्यतर संबंध भी होते हैं, जब केंद्रेश की स्थिति त्रिकोण में हो और त्रिकोणेश की स्थिति केंद्र में हो। इस संबंध की विस्तृत व्याख्या श्लोक 16 के अंतर्गत की गई। अन्यतर संबंध केवल केंद्रेश और त्रिकोणेश के मध्य निर्मित होने वाले संबंधों के लिए ही मान्य है, अन्य भावेशों के लिए नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा जो कि त्रिकोणेश का सप्तम में स्थित होना ही केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया। ये संबंध केंद्र त्रिकोण स्वामियों के लिए ही मान्य है, अन्य भावेशों के लिए नहीं। स्थान दृष्टि संबंध मान्य। अब स्थान दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध क्या है? स्थान दृष्टि संबंध तब निर्मित होता है जब एक ग्रह किसी भाव में हो और वह भाव अपने राशि भावेश द्वारा पूर्ण दृष्ट हो। उदाहरण मकर लग्न की कुंडली में अष्टम मेष सूर्य का और एकादशेश मंगल का राशि परिवर्तन संबंध है। इसके अतिरिक्त एकादशेश मंगल और नवमेश षष्ठेश बुध का स्थान दृष्टि संबंध भी है, क्योंकि बुध एकादशेश भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित है और राशि मंगल द्वारा दृष्ट है। स्थान दृष्टि संबंध प्राय फलित के द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आप कुंभ लग्न की पत्रिका में गुरु तृतीय भाव में मेष राशि में स्थित और मेष राशि के स्वामी मंगल की अष्टम भाव से गुरु पर दृष्टि है, अर्थात मंगल और गुरु में स्थान दृष्टि संबंध स्थापित हो गया। मतलब गुरु मंगल की राशि में और मंगल उसे देख रहा है। अब फल दीपिका भाव चिंता अध्याय के अनुसार भावेश के मध्य परस्पर संबंध 5 प्रकार के होते हैं। मंत्रेश्वर जी ने चतुर्विध संबंधों में से राशि परिवर्तन, युति और दृष्टि संबंध को मान्य करते हुए 2 नवीन संबंधों का भी उल्लेख किया है। अब त्रिकोणेश संबंध जब होते हैं जब 2 ग्रह त्रिकोण भाव में स्थित हो, अर्थात दोनों ग्रह लग्न पंचम में नवम भाव में हो। इस संबंध के लिए दोनों ग्रह अलग अलग लग्न पंचम में नवम में स्थित होना चाहिए। अब स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में सूर्य लगन में है और मंगल पंचम में, तो ये उनका सूर्य और मंगल के बीच त्रिकोण संबंध स्थापित हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में शनि प्रथम भाव में है
और सूर्य पंचम भाव में अर्थात शनि और सूर्य में शनि एवं बुध में भी त्रिकोणीय संबंध स्थापित हो गया है। केंद्रस्थ संबंध, जब दो ग्रह केंद्र भाव में स्थित हो अर्थात दोनों ग्रह चतुर्थ में, सप्तम में या दशम भाव में स्थित होते ये केंद्र संबंध हो जाते हैं। आधुनिक फलित की पुस्तकों में दो ग्रहों के मध्य कुछ अन्य संबंधों का भी वर्णन भी मिलता है। अब नवांश पद संबंध, इस स्थिति में ग्रह नवांश कुंडली में एक दूसरे की राशि में होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण में मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य सिंह राशि में 1 डिग्री का होकर नवांश में मेष राशि स्थित होंगे। मंगल कर्क राशि में 5 डिग्री के होकर नवांश में सिंह राशि में होंगे, अर्थात सूर्य और मंगल एक दूसरे के नवांश पद में होकर नवांश पद संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। अब नक्षत्र परिवर्तन संबंध, इस संबंध में एक ग्रह दूसरे के नक्षत्र में होते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में गुरु मेष राशि में 17 डिग्री का होकर भरणी नक्षत्र 13.20 डिग्री से 26.40 डिग्री में है, जिसके स्वामी शुक्र। इसी प्रकार शुक्र मीन राशि में 2 डिग्री के होकर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का है में है, अर्थात इनका आपस में शुक्र और गुरु में नक्षत्र परिवर्तन संबंध हो गए, जिससे दोनों भावेशों के मध्य नक्षत्र परिवर्तन संबंध स्थापित हो जाता है। अब सधर्मिता संबंध भी है। इस स्थिति में ग्रह परस्पर सधर्मी होते हैं। सधर्मी ग्रहों का विस्तृत वर्णन आगे श्लोक में 30 में किया गया है। फलित के सामान्य नियमों से यह सामंजस्य भी बैठाना चाहिए कि भावेशों के मध्य संबंध शुभ भावों में निर्मित हो रहा है या अशुभ भाव में। इस आधार पर न्यूनाधिक सिद्धांत से परस्पर संबंध के फलों के स्तर का भान करना चाहिए, अर्थात केंद्र त्रिकोण भावों में निर्मित संबंध निश्चित ही त्रिष्ठाय भावों में निर्मित संबंध से बेहतर फलदायक होता है। इस निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। एक संबंध नवमेश गुरु और चतुर्दश चंद्र की युति का पंचम भाव में है। नवमेश गुरु और चतुर्थेश चंद्र की युति का संबंध, जैसे मेष लग्न में, तो एक संबंध नवमेश गुरु और चतुर्दश चंद्र की युति का षष्ठम भाव में है, अर्थात केंद्र और त्रिकोण स्वामी का संबंध पंचम भाव में निर्मित हुआ, जो एक शुभ है। एक तो पंचम में संबंध स्थापित हुआ नवमेश गुरु और चतुर्दश चंद्र का, और दूसरा षष्ठम में। तो जो पंचम का संबंध है वो बेहतर है और षष्ठम का संबंध ठीक नहीं है, अर्थात केंद्र और त्रिकोण स्वामी का संबंध पंचम भाव में निर्मित जो है वो शुभ है। यह संबंध दूसरे संबंध से श्रेष्ठ है जो षष्ठम भाव में बना हुआ है। षष्ठ एक अशुभ भाव है जो फलों में न्यूनता लाएगा। यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो तो इस श्लोक का क्या अर्थ निकालेगा? इस संशय का समाधान श्लोक 20 में करते हुए कहा गया कि ऐसा ग्रह स्वयं ही योग कारक हो जाता है। उपरोक्त चतुर्विध संबंध में कौन सा संबंध कितना प्रगाढ़ है इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से ज्योतिषी शास्त्रों में नहीं मिलता, परंतु अनुभव के आधार पर इनकी प्रगाढ़ता निम्न है। मान लो राशि परिवर्तन हुआ है केंद्र त्रिकोण के स्वामियों में तो 100% रिजल्ट देगा। युति है तो 75%, पूर्ण दृष्टि है तो 50% और स्थान दृष्टि है तो 25%। युति संबंध में जितना अधिक अंशात्मकता निकटता होगी युति उतनी अधिक प्रभावी होगी, क्योंकि परस्पर अधिक प्रभाव के अतिरिक्त वर्गों में भी यदि लग्न मध्य के अंशों राशि नहीं के निकट संबंध बनेंगे तो अधिक प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि भावेशों के मध्य फल पर फल देने की क्षमता सर्वाधिक होती है। श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया केंद्र और त्रिकोण स्वामियों का परस्पर संबंध हो तो हो, परंतु इसके अतिरिक्त किसी अन्य भावेश से संबंध न हो, तभी यह विशेष शुभ फलदायक होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में सप्तमे शनि एवं लग्नेश चंद्रमा क्रमशः केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं और परस्पर स्थान परिवर्तन में परस्पर दृष्टि संबंध से संबंधित भी है। यह संबंध विशेष शुभ फलदायक क्योंकि इन दोनों ग्रहों के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध नहीं है। एक उदाहरण और लेते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थेश बुध और पंचमेश शुक्र की नवम भाव में युति है। केंद्र त्रिकोण की यह युति शुभ भाव में होकर उत्कृष्ट है, परंतु सूर्य भी साथ है जो कि त्रिष्ठाएश होकर अशुभ है। इस श्लोक के अनुसार ऐसी युति विशेष शुभ फलदायक नहीं होती। ऐसी स्थिति में जहाँ केंद्र त्रिकोण स्वामी के परस्पर संबंध के अतिरिक्त कोई अन्य और संबंध भी हो तो सामान्य नियमानुसार फलित करना होगा। आइए कुछ स्थितियाँ लेते हैं। यदि केंद्र त्रिकोण स्वामी का संबंध एक अन्य त्रिकोण स्वामी से भी हो जाए तो योग की जगह एक योग की जगह 2 योग बन जाते हैं। ये योग श्रेष्ठ है और योग फल वृद्धि भी सहायक होगा। यदि केंद्र त्रिकोण स्वामी का संबंध एक पापी भावेश के साथ हो तो योग विशेष शुभ फलदायक नहीं होकर केवल सामान्य शुभ फलदायक ही होगा। यदि केंद्रेश या त्रिकोणेश में से किसी एक के साथ शुभ भावेश और दूसरे के साथ अशुभ भावेश का संबंध हो तो भी योग विशेष शुभ फलदायक न होकर केवल सामान्य शुभ फलदायक ही होगा।
अब ये निष्कर्ष इस श्लोक का क्या निकलता है कि यदि केंद्र त्रिकोण स्वामी का संबंध हो और शुभ भावेश के अतिरिक्त किसी अन्य भावेश का उनसे संबंध न हो, तभी यह योग विशेष शुभ फलदायक होता है, अन्यथा सामान्य शुभ फलप्रद ही रहता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपने देखा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।